हेलो डियर गाइस, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। एग्ज़ाम एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित ये मामला है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी कर, सम्मन जारी कर उन लोगों से कहा है कि वो लोग एपियर हों इसके मध्य दिल्ली के मुख्यालय पर, जहां उनसे पूछताछ होगी। 8 जून का डेट दिया गया है। शुरू में 2 जून राहुल गांधी के लिए था और 8 जून सोनिया गांधी के लिए था। लेकिन अब सोनिया गांधी चूंकि कोविड संक्रमित हैं और राहुल गांधी देश से बाहर हैं, तो हो सकता है ये डेट बढ़ भी जाए। और 2 जून तो वैसे पहले ही बीत चुका है। बाद में हुआ था कि भाई 8 जून को दोनों लोगों से पूछताछ होगी। फिर हुआ कि भाई अब कांग्रेस कह रही कि भाई अब वो उनकी तबीयत खराब है और वो देश से बाहर हैं, तो बाद में पूछताछ होगी। अब जो अपोजिशन कांग्रेस है, वो प्रतिशोध का आरोप लगा रही है वर्तमान सरकार पर कि वर्तमान सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अब ये पूरा मामला है क्या? एक्चुअली ये पूरा मामला ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने ओरिजिनली नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी 1938 में, उन्होंने 1937 में एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाया था, जो कि इसका जिसके पास नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व था। और कहा जाता है कि इसमें पंडित नेहरू के साथ-साथ जो है तमाम फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी संख्या लगभग 5000 थी। छोटी-छोटी राशि, उस समय तो ₹1 की राशि भी बहुत मतलब रखती थी, यानी इक्विटी शेयर जो था वो छोटी-छोटी राशि का दे करके ये लोग इसके मालिक बने थे। और इस प्रकार से एजेएल ने नेशनल हेराल्ड को एक्वायर कर लिया था। नेशनल हेराल्ड एक्चुअली उसी के स्वामित्व में ऑपरेट ही कर रहा था। नवजीवन और कौमी एकता अन्य मैगज़ीन थे। ठीक है। इस प्रकार से नवजीवन तो पहले अखबार भी था और कौमी एकता भी अखबार भी था, बाद में चल करके उसको साप्ताहिक और पाक्षिक मैगजीन में तब्दील किया गया। लेकिन फाइनली 2008 तक आते-आते नेशनल हेराल्ड ही बंद हो गया, क्योंकि बहुत घाटा लग रहा था एजेएल को। और एजेएल अपने कर्मचारियों, अधिकारियों आदि का पेमेंट नहीं कर पा रही थी, बिजली के बकाया बिल नहीं दे पा रही थी, तमाम तरह की दिक्कत थी। शुरू से इस पर गांधी परिवार का नियंत्रण बना रहा एजेएल की वजह से। 2008 में जब कंपनी बंद हो गई, तो इसके कर्मचारी और अधिकारी हल्ला करना शुरू कर दिए, और जो आउटस्टैंडिंग इसके ऊपर था, पानी, बिजली आदि का, वो सब तो था ही। तो 2010 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का इसको कर्ज दिया कि भाई आप ले करके अपनी जिम्मेदारी निभा दीजिए। कहा जाता है इसमें से 67 करोड़ रुपए इन लोगों ने कर्मचारियों के और अधिकारियों के वेतन और भत्ते पर खर्च किए, और शेष पैसे से बकाया बिजली बिल वगैरह जो दिया। ठीक है। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए, कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया। जबकि इनकम टैक्स एक्ट, सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने 2012 में निचली अदालत में ये मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एक आवेदन दिया था, और जो बाद में निचली अदालत ने सम्मन करने, इन लोगों को सम्मन करने के लिए कहा कि पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फिर वापस भेज दिया था हाई कोर्ट के पास। और कांग्रेस का ये भी दावा है कि 2015 में तो ये केस क्लोज हो गया था, और उससे रिलेटेड जो अधिकारी थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उनका ट्रांसफर करके नए अधिकारी बुलाए गए, और फिर इस केस को रीओपन किया गया 2016 में। खैर जो भी है, तो इसमें 2010 में जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया था एजेएल को, एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कोई पार्टी किसी कंपनी या किसी यूनिट या एजेंसी को कर्जा नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें चीटिंग का आरोप लगाया। इक्विटी फ्रॉड का नाम इसको दिया जाता है। मसलन ये है कि शेयर जो है एक जगह से दूसरे जगह चले गए। अब 5 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल से कहा जा रहा है कि यंग यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी की स्थापना किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें कि 76 38% यानी 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे, और 12% शेयर ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा के पास थे। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो जाहिर है कि मेजॉरिटी शेयर होल्ड करने के कारण मालिक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ये हो लोग हो गए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो गए। बाद में चल करके यानी 2011 के बाद ये तय किया गया कि भाई जो 90 करोड़ का कर्ज है वो माफ कर दिया जाए। जो एजेएल पर कर्ज है वो एक्चुअली 2011 में ही फैसला ले लिया गया था, और फिर उसके ऊपर जो 90 करोड़ का कर्ज था उसको माफ कर दिया गया, और एजेएल के स्वामित्व को हटा करके, यानी दूसरे शब्दों में उसको पैसा दे दिया गया, उसके पैसे को माफ कर दिया गया, यानी उसके इक्विटी जो जो उसमें कंट्रीब्यूटर थे, कहा जाता है कि उसमें 1057 लोग कंट्रीब्यूटर थे
1057 लोग शायद यंग इंडिया लिमिटेड में भी थे, ठीक है। तो उसके शेयर जो होल्डर थे, उन शेयर होल्डर्स को अपने तरीके से इसमें शेयर होल्डर बना दिया गया, और इसमें वैसे भी 100% शेयर तो 4 ही लोगों के पास था यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। उसमें जो 1057 जो लोग थे, उन लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि भाई एजीएल को हम वाइंड अप कर रहे हैं, और उसकी जगह स्वामित्व यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास आ गया, जबकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना मात्र 5 लाख पेड अप कैपिटल से हुई थी, और इसने एक्वायर कर लिया इसको, एजीएल को, और अब वो नेशनल हेराल्ड का स्वामी बन बैठा। दूसरे शब्दों में 90 करोड़ का शेयर माफ कर दिया, उसका 90 करोड़ का जो कर्जा था कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था एजीएल को, वो माफ कर दिया, और 5 लाख के पेड अप कैपिटल से गठित हुई कंपनी ने स्वामित्व ले लिया एजीएल का, और उसके जो इक्विटी शेयर थे वो अपने बीच बांट लिया। एजेल में 100% हिस्सेदारी सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी, उनके एकदम कॉन्फिडेंट थे ऑस्कर फर्नांडिस, उधर केरल से आते थे, शायद कर्नाटक से आते थे, और मोतीलाल वोरा जो शायद ओरिजिनली उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से आते थे, वो ट्रेजरार थे। तो 12% उन लोगों को दे दिया, 24% और 76% अपने पास रख लिए, इस तरह से 100% हो गया। कहा जा रहा है कि एक्चुअली यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया, एजीएल को वाइंड अप कर दिया गया, और उसके बाद 90 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करके, और एजीएल ने क्या किया कि वो कर्जे के बदले एजीएल को 50 लाख रुपया भी दिया गया। यानी जब उसको टेक ओवर किया गया एजीएल को, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने टेक ओवर किया, तो 50 लाख रुपया भी दे दिया। अब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नेशनल हेराल्ड की मालिक बन बैठी, और नेशनल हेराल्ड का जो सफदरजंग रोड पर ऑफिस है, पंचकुला में जो जमीन उसने खरीदी थी, आदि की कीमत जो है बताया गया कि करीब 2000 करोड़ रुपए होता है। दूसरे शब्दों में कि हर्रे लगी न फिटकरी, रंग भी चोखा हो, एक पुरानी कहावत है। यानी कम पैसे में एक कंपनी बना करके, और 90 करोड़ के बदले 2000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बना लिया गया। यानी ये चीटिंग का केस है। दूसरे शब्दों में चीट किया गया, यानी धोखाधड़ी किया गया, एक कंपनी का नाम बदल करके, और पहले वाली कंपनी को जो कर्जा दिया था वो माफ करके। तो पहली चीटिंग तो वही हो गई कि पार्टी ने कर्जा कैसे दे दिया, पार्टी कर्ज दे नहीं सकती। पार्टी जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट एंटिटी ने कैसे इसको कर्जा दे दिया, का कोई फाइनेंस, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी तो वो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है एजीएल की जगह अब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 4 लोगों का प्रमुख रूप से शेयर था, 100% शेयर था आप कह सकते हैं, उसमें तो 1057 था। कहा यह गया था कि इसमें भी 1057 लोगों को शेयर दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को कोई शेयर दिया नहीं गया। तो एजीएल को वाइंड अप कैसे कर दिया? मार्कंडे काटजू वगैरह जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज उसके मेंबरान थे, तो बिना उसको बताए हुए कैसे जो है उसको वाइंड अप कर दिया गया? उनको कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया। एजीएल को बंद करने का फैसला कुछ लोगों ने लिया, और जैसा मैंने बताया, नेशनल हेराल्ड पर गांधी परिवार का कब्जा पहले से चला आ रहा था, तो वह कब्जा आगे भी चलता रहा। तो एजीएल को वाइंड अप करके यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उसके शेयर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए, और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उसके आधार पर नेशनल हेराल्ड को एक्वायर कर लिया, और नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है उसका वो मालिक बन बैठा। नेशनल हेराल्ड 2008 में ही बंद हो चुका था, ठीक है। कुल मिला-जुला करके कहने का तात्पर्य यह है कि धोखाधड़ी करके इसमें शेयर का ट्रांसफर किया गया, और कम पैसा लगा करके उसके कई गुना अधिक पैसे की कीमत के बराबर जो है नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए ये सब सारी कारस्तानी की गई, जो कि 420 यानी कि धोखाधड़ी या 420 जिसको हम लोग कहते हैं, के मामले में आता है। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाए, और इसके लिए कुछ एविडेंस भी दिए थे जिसको इनसफिशिएंट माना था उस समय ट्रायल कोर्ट ने। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे सुब्रमण्यम स्वामी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट के पास भेज दिया, और हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया, 2016 से इस केस को फिर चलाया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, और उसी नोटिस के आधार पर फिर सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। सीबीआई ने कहा कि भाई इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऐसा लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी शामिल है, तो इसलिए ईडी को इन्वॉल्व कर लिया। अब ईडी जो है मुख्य इसकी जांचकर्ता हो गई है, और नतीजा ये है कि ईडी ने पाया कि भाई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो कि 2005 से अस्तित्व में आया जुलाई से, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके ईडी ने पूछताछ के लिए वही इन लोगों को बुलाया है कि कैसे भाई शेयरों की अदला बदली करके आप जो है
हरे लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए टाइप का काम आपने कर लिया। आप उसके बारे में हमको बताइए कि कैसे शेयरों की अदला बदली आपने किया, किन परिस्थितियों में बंद किया, क्या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को बंद किया तो उसके सभी शेयर होल्डर से पूछा था? इसके बारे में आप क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या रिकॉर्ड है, उसको प्रस्तुत करिए। और कैसे नेशनल हेराल्ड के स्वामी बनने के बाद नेशनल हेराल्ड की संपत्ति के आप मालिक कैसे बन गए? आपने उसमें भी कुछ लैंड का ट्रांजैक्शन पंचकुला में जो हुआ था, वो आपने किस हैसियत से किया? ठीक है। और ये अगर आपने किया तो इस पैसे का आपने किया क्या? ये पैसा गया कहाँ? आदि आदि तमाम तरह के प्रश्न होंगे जो कि ईडी पूछना चाह रही होगी। ये हम अनुमान कर रहे हैं, यही कुल मामला है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये शेयरों की अदला-बदली करके इक्विटी जिसको आप कह सकते हैं फ्रॉड कह सकते हैं, शेयरों की अदला-बदली करके इसमें धोखाधड़ी किया गया। कम पैसा पहले कर्जा के रूप में दिया गया, एक तो पार्टी कर्ज नहीं दे सकती, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। और दूसरा कि आपने एजेएल के सभी शेयर होल्डर से पूछे बिना एजेएल को आपने बंद कर दिया, उसको एक्वायर कर लिया और इस तरह से नेशनल हेराल्ड के आप मालिक बन बैठे। नेशनल हेराल्ड तो बंद हो चुका है, लेकिन उसकी संपत्ति तो बंद नहीं हुई, उसकी संपत्ति तो अभी भी है, वो अभी पॉश जगहों पर है। तो उस संपत्ति का इस्तेमाल आप किस तरह से और कर रहे हैं, जो संपत्ति बची हुई है और शेष जो आपने इधर-उधर बेचा-वोचा है, उस पैसे का आपने क्या किया, किस हैसियत से उसको बेचा था? ठीक है, आदि-आदि तमाम तरह के प्रश्न होंगे जो कि उनसे पूछा जाएगा। लेकिन एक एम्बैरेसमेंट है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस लंबे समय तक सत्तारूढ़ रही है, तो कांग्रेस की जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो अंतरिम हो या फुल फ्लेजेड हो, जो भी सोनिया गांधी हैं और उसके पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी, इन लोगों से पूछताछ होगी तो जाहिर है कि एक बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा ही। अब ये देखना है कि आगे चीज़ें किस तरह से बढ़ती हैं, जैसे होंगी उस तरह से आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन चीटिंग केस ये इक्विटी फ्रॉड के नाम से इसको आप कह सकते हैं, जिसमें कि एक कंपनी के शेयर दूसरे कंपनी को ट्रांसफ़र किए गए और जो जो शेयर ट्रांसफ़र किए गए, उसके आधार पर उससे कई गुना ज़्यादा की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है, उसका मालिक बन बैठा यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मुख्य रूप से 100% जो शेयर थे वो 4 ही लोगों में बँटे थे। हालाँकि सुमन दुबे वगैरह का भी नाम आया था, इसमें उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसमें कई तरह के मामले हैं, जो वादा किया था कि भाई इस शेयर होल्डिंग को हम कम करेंगे, अन्य लोगों को भी शेयर देंगे, वो सब काम क्यों नहीं हुआ? इसमें चीटिंग के एंगल को तलाशेगी ईडी। ईडी के पास पुलिस का पावर है, यानी वो एफआईआर कर सकती है, इंटेरोगेशन कर सकती है, प्रोसिक्यूशन का मुकदमा चला सकती है। ये सारे पावर उसके पास हैं। 3 प्रमुख पावर होते हैं पुलिस के पास, एफआईआर लॉन्च करने की, इंटेरोगेशन करने की और उसी के साथ जाँच करने की, और उसके बाद से प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन का ही हिस्सा होता है जाँच, जिसमें केस डायरी वगैरह बनती है। ट्रायल कोर्ट में मामला जाता है, फिर ट्रायल कोर्ट इसको देखता है। ट्रायल कोर्ट से मतलब अधीनस्थ अदालत से है। और फिर इसी तरह से मामला आगे बढ़ता है। तब हाई कोर्ट ने नोटिस दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केस ट्रांसफ़र कर दिया हाई कोर्ट को। तो कुल मिला-जुला करके हाई कोर्ट के नोटिस के बाद ये बात क्लियर हो गई कि ये मामला आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड हो रहा है। अब इसमें आगे क्या होगा? दूसरे शब्दों में ट्रायल कोर्ट के इस वक्तव्य के बाद कि इस केस को बंद किया जाता है, चूँकि इसमें जो एविडेंस है वो दमदार नहीं है। हाई कोर्ट के स्तर से फिर से इसको रीओपन कर दिया गया। हाई कोर्ट बॉस है ट्रायल कोर्ट का, तो ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट के पास अगर मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया है, तो ये मामला चलेगा। सेशन कोर्ट की कही गई बात को ओवरराइड कर दिया हाई कोर्ट के नोटिस ने। तो कुल मिला-जुला करके अब ये जाँच का विषय है। अब देखना है इसमें चीज़ें किस तरह से खुल कर के आती हैं। अभी तो पूछताछ होगी, फिर उसके बाद आगे जैसा होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।